वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 21 जनवरी 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यमन में क्या चल रहा है। वॉर लाइक सिचुएशन है, इसकी जियोग्राफी को देखेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देन द सेकंड टॉपिक इज़ अबाउट कोविड-19 और इसके साथ जुड़ा हुआ कॉम्पनसेशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है इसको लेकर। थर्ड जो टॉपिक है ये आईएएस कैडर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप में से कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जीपीएससी, आरपीएससी, झारखंड पीएससी वगैरह वगैरह, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ जो टॉपिक है दिस वन इज़ अबाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है इसका नाम है येमेन्स ट्रेजेडी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। तो व्हाट इज़ येमन? दोस्तों, यमन एक देश का नाम है। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया और यह है अरेबियन सी। तो भारत से अगर आप वेस्टवर्ड आगे बढ़ें तो अरेबियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता हुआ ये देश है यमन। आपकी स्क्रीन के ऊपर है यमन और देखिए दिस इज़ अरेबियन सी। एज यू कैन सी ये एक देश है जिसका नाम है ओमान। इसका एक सिटी है मस्कत जो काफ़ी फेमस है हमारे देश में। देन वी हैव सऊदी अरेबिया हियर और यहाँ पर है ये यमन। इसका कैपिटल है सना। इसका एक दूसरा बड़ा जो सिटी है इसका नाम है एडन और ये है गल्फ़ ऑफ एडन। ये वाला जो पोर्शन है इसको गल्फ़ ऑफ एडन कहते हैं और ये है रेड सी। एज यू कैन सी तो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करती हुई अगर कोई लिंक है तो इसका नाम है बाब अल मंदेब। ये यहाँ पर है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको क्लियरली देख पाए। आई होप यू कैन सी बाब अल मंदेब। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और कितने अलग अलग देश जो हैं इसके साथ अपनी ये बाब अल मंदेब के साथ कितने अलग अलग देश जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है जिबूटी, ये है यमन और ये है इरिट्रिया। ये तीन देश हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक कि ये येमेन्स ट्रेजेडी जो है ये क्या है। द सऊदी लेड कोलिशन स्टार्टेड बॉम्बिंग येमेन इन 2015। 2015 का वो वक्त था जब सऊदी लेड कोलिशन, अब हमने सऊदी अरेबिया को यहाँ पर लोकेट किया। हमने ये देखा कि येमेन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला एक देश है और आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए ये है सऊदी अरेबिया, ये है इजिप्ट। फिर कुछ देशों के नाम मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ईरान है यहाँ पर और ये रहा यूएई, ये रहा ओमान। तो ये कुछ देश हैं। अब ये रहा सीरिया, ईरान, यमन। ये बेसिकली तीन ऐसे देश हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर एक बिग पिक्चर दूँ यहाँ का तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। कई बार इसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही रीजन है, मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वेस्ट एशिया प्रॉपर वर्ड है, ऑफिशियल वर्ड है। लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो भी हम इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया को जब हम रेफ़र करते हैं तब हम इसको मिडल ईस्ट भी कह सकते हैं। नाउ इस रीजन में दो बड़े देश हैं, यानी कि दो पावरफुल देश हैं। एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा जो है ये है ईरान। याद रखिए इट इज़ ईरान, इट्स नॉट इराक। तो जो प्रेसिडेंट बुश थे उन्होंने एक बार कह दिया था गलती से कि हम इराक के ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ऐसी गलती उन्होंने कर दी थी। आई थिंक उन्होंने कहा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी हम इराक के ऊपर अटैक करने वाले, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन
कई बार ऐसा होता है ईरान इराक को लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अब सऊदी अरेबिया जो है, इसको एक सुन्नी देश कहा जाता है, नॉट कहा जाता, ये सुन्नी देश हैं। और ईरान जो है ये एक शिया कंट्री है। सिर्फ यही चीज़ ऐसी नहीं है कि ये इनका जो इश्यू है इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, रिलीजन है ही। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि रिलीजन की वजह से ही ये दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बट रिलीजन तो लोगों को दिखाने की बात है। रियलिटी में ऐसा है कि ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन में कौन सबसे ताकतवर देश होगा और कौन सबसे ज़्यादा ऑयल बेच पाएगा, किसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होगी, किसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होगी, तो ये बहुत बड़ी कंपटीशन है एक दूसरे के साथ। और इसमें फिर जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि रिलीजन है तो उसका भी सहारा लिया जाता है। तो ईरान जो है वो कुछ देशों को सपोर्ट करता है, जैसे कि सीरिया है, येमेन है, और इराक का कुछ पोर्शन ऐसा है। और फिर दूसरे जो सऊदी अरेबिया हैं तो उनकी टीम में ओमान है, यूएई है, फिर दूसरे ऐसे देश हैं जैसे कि इराक है। इराक की सरकार जो है, फिर वहाँ की बेसिकली इराक की सरकार को फ़िलहाल ईरान की सरकार सपोर्ट करती है। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक इश्यू जो है एक लंबे समय से चल रहा है। तो ये है इसका बिग पिक्चर। कभी फ्यूचर में इसके साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो हम विस्तार से इसको चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आज हम येमेन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सऊदी लेड कोएलिशन, सऊदी और उसकी टीम के या फिर उसके सपोर्टर कुछ देशों ने मिलकर येमेन में बॉम्बिंग करने की शुरुआत की 2015 में। और उस टाइम पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ था कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो येमेन में काम करते हैं, तो वो फंस चुके थे येमेन के अलग अलग शहरों में। तो फिर भारत ने एक मिशन लॉन्च किया और भारत ने यह तय किया कि एडन सिटी तक सभी लोगों को पहुंचाया जाएगा और एडन से फिर हम एयरक्राफ्ट के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से हम लोगों को जिबूटी लेकर आएंगे और जिबूटी से फिर हम वाया शिप उनको भारत लेकर आएंगे। और सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे अमेरिकन्स, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डेवलप देश हैं, ताकतवर देशों के लोगों को भी हमने रेस्क्यू किया और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। तो ये एडन में ये मिशन किया गया था। शायद इसके ऊपर फ्यूचर में कोई फिल्म भी बनेगी। एनीवे, नाव ये सऊदी लेड कोएलिशन ने बॉम्बिंग की शुरुआत क्यों की? क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे। उस टाइम पर जो वहाँ की सरकार थी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन वाले थे या फिर रेबल फैक्शन जो था, तो उनको ईरान का सपोर्ट मिल रहा था। तो ये जो कंपटीशन है ये दोनों देशों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन इतने हद तक आगे बढ़ चुकी है कि ये किसी दूसरे देश में, थर्ड पार्टी कंट्री में युद्ध जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यही हुआ येमेन के साथ। आज 2015, वी आर इन 2022, लगभग 7 साल हो चुके हैं। और जो ईरान बैक्ड हाउथीज़ हैं, अब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए प्रीलिम्स में कि हाउथी रेबल्स, कई बार ऐसा होता है कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि हाउथीज़ अगर लिखा गया है और सामने देश का नाम है येमेन, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा। हाउथी रेबल को कौन सपोर्ट करता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ऑफिशियली, कोई भी देश ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन हाउथी रेबल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो येमेन जो है इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब 7 साल पहले जो सिचुएशन थी, हाउथीज़ वैसे भी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर, आज हाउथीज़ जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और आप देखिए कि अब ये हाउथीज़ जो हैं उन्होंने अपना जो वॉर है, जो उनकी अटैक की जो कैपेसिटी है, वो यूएई के कोस्ट तक पहुंचा दी है। कुछ साल पहले की बात है जब ये वाला जो पोर्शन है ये सऊदी अरेबिया का रीजन है, और सऊदी अरेबिया की 2 बड़ी जो ऑयल फील्ड हैं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अरामको। ये जो अरामको कंपनी है सऊदी अरेबिया की और दुनिया की सबसे बड़ी
ऑयल के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर यहाँ से बैठे बैठे, यमन में बैठे बैठे हाउथी रेबल्स ने ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर अटैक्स करवाए थे। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। और अब जो लेटेस्ट अटैक हुआ है, कुछ दिनों पहले की बात है, हमने इसको डिस्कस भी किया था, न्यूज़ आइटम के तौर पर हमने इसको देखा था कि अबू धाबी में, यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी, तो अबू धाबी में उनके एयरपोर्ट के नज़दीक में एक अटैक किया गया ड्रोन के माध्यम से। ये अटैक कंडक्ट किया गया। और ये अटैक किसने कंडक्ट करवाया है? ये हाउथीज़ ने किया है। और अनफॉर्चुनेटली इस ड्रोन अटैक में 2 भारतीयों की मृत्यु हुई है और एक पाकिस्तानी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो टोटल 3 लोग इसमें मर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। एंड आई एम श्योर अब भारत जो है ये मैटर सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, इन सभी देशों के साथ, यूएई के साथ, सभी देशों के साथ जो हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करेगा, क्योंकि हमारे 2 सिटीजन्स जो हैं इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों अब हाउथीज जो है वो यूएई में अटैक करवा रहे हैं? क्योंकि यूएई जो है वो, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट लाइन थी कि सऊदी लेड कोएलिशन, तो यूएई हमेशा से सऊदी को सपोर्ट करते आया है। और 2020 में फिर यूएई जो है वो सऊदी अरेबिया का ये जो कोएलिशन है उसमें से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। ये जो युद्ध है ये आगे ही बढ़ता जा रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो फिर यूएई ने ये सोचा कि अब हम फ्रंट में सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकल जा रहे हैं आपके कोएलिशन में से, और हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक सेपरेटिस्ट बॉडी है, तो उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो हाउथीज़ के खिलाफ जो है वो लड़ सके। लेकिन ओपनली जो पहले सपोर्ट था, तो वो सारा सपोर्ट जो है वो यूएई ने वापस ले लिया है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएई यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और हाउथीज़ को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर हाउथीज़ जो हैं वो इस प्रकार के अटैक करवा रहे हैं, और हाउथीज़ ये भी कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं कि हम जब चाहे जहाँ चाहे आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमें कमज़ोर मत सोचिएगा। इस प्रकार की एक चीज़ जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं वाया दिस सॉर्ट ऑफ अटैक्स। अब ये जो अटैक हुआ अबू धाबी में, तो इसका जो एक रिस्पॉन्स सऊदी लेड कोएलिशन ने जो देने की बात बताई वो है मैसिव एयर स्ट्राइक्स है। और यूएई ने भी कसम खाई है कि वो जो भी लोग इस अटैक के पीछे थे तो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अब सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर होती जाएगी। और यूनिसेफ जो है उनका कहना यह है कि येमेन जो है वो एक साइकिल ऑफ वायलेंस में फंस चुका है और एक लिविंग हेल के बराबर ये देश की सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं वो भूखमरी का शिकार हैं, खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बेसिक दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। बाहर से कोई सामान भेजना चाहे तो भी वो ईज़िली पॉसिबल नहीं है। कितने सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, कितने सारे लोगों को यहाँ पर कितने सारे प्रॉब्लम है। एक ऐसा देश, वैसे भी ये सबसे गरीब देश था अरब वर्ल्ड का, अगर आप सबसे गरीब देश की बात करें तो इट वाज यमन। तो गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, और पिछले 7 सालों से जिस प्रकार से युद्ध जैसी सिचुएशन है, तो बहुत सारे जो वहाँ पर कॉमन लोग थे, एक साधारण जो एक आम आदमी था वहाँ का, जो मेरे आपकी तरह एक नॉर्मल जीवन जीता था, आज वो उसकी सिचुएशन एक भिखारी जैसी हो गई है कि एक रोटी के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती है। और बाहर से अगर कोई आकर उनको कोई खाना पीने की चीज़ें प्रोवाइड करता है तब जाकर वो अपने परिवार का पेट तो नहीं भर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ उनको खिला पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। नाउ थिंक अबाउट इट कि कंपटीशन चल रही है 2 बड़े देशों के बीच में, 2 पावरफुल देशों के बीच में। सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की एक प्रकार से उनकी एक कोशिश है कि ये पूरा रीजन जो है उसमें एक डोमिनेंट देश बन जाए। तो ये कंपटीशन जो है इसकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो इस कंपटीशन का शिकार बन चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं, ये जो मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया वाला रीजन है, तो आप देखिए इराक की सिचुएशन कैसी है, सीरिया की सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पर ये हमेशा से चलता रहता है, और ये पूरी दुनिया के लिए भी एक ख़तरा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। भारत की बात करें तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जब भी कुछ होता है तो भारत के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है। अब देखिए अटैक हुआ यूएई में, 2 इंडियन सिटीजन्स मर गए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब
कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन होती है तो पेट्रोल और इन सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी डायरेक्टली इसकी इम्पैक्ट होती है। और ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी दिस इज़ नॉट राइट कि एक लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस प्रकार का मैस हंगर और बेसिक दवाई ना होना, ये सारी चीज़ों की वजह से आज भी बहुत ही परेशान है। तो आज इन रियलिटी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि किसी जगह पर युद्ध नहीं होना चाहिए। वो जो एक वक्त था आज से 100 साल 50 साल 100 साल पहले की जो सिचुएशन थी और उसके पहले की हिस्ट्री जो थी, तो उसमें युद्ध काफ़ी हुए हैं, लेकिन अब हम सारी चीज़ें बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो ये जो फाइटिंग है उसको बंद करना पड़ेगा। अब सभी पार्टीज़ जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, हाउथी रेबल्स और दूसरे सभी लोग, यूएई एक्सेट्रा, उनको सबको ये पता चल जाना चाहिए कि 7 साल हो चुके हैं और 7 साल हो जाएंगे, लेकिन मिलिट्री सॉल्यूशन जो हैं ये इसका जवाब नहीं है। यमन का प्रॉब्लम जो है वो आप मिलिटरीली सॉल्व नहीं कर सकते। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले नज़दीक के फ्यूचर में ये अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो बैठकर बातचीत करेगी। अभी और कुछ समय हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ऐसा एजम्पशन है कि अभी 2-3 सालों तक ऐसी ही सिचुएशन जो है वो यमन में हमें देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एवरी वन ऑफ अस, इज़न्ट इट? So that's everything about this particular topic. Let's move on to the next item. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनने हैं, इन द सेंस के मोटिवेशनल स्टोरीज आपको पसंद है, मोटिवेशनल कोट्स आपको पसंद है, आपके दिन की शुरुआत आप एक पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप से करना चाहते हैं, देन चेक आउट क्यूरियसली। ये आपको स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा 15-20 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स, जिन पर क्यूरियसली फॉरएवर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स अवेलेबल हैं। डू चेक देम आउट। आई एम श्योर यू विल लव द स्टोरीज, यू विल लव द एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट एंड कॉम्पनसेशन। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जोर देने के बाद फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस बात पर राजी हो गई कि कोविड की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 50,000 रुपये का कॉम्पनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट टू टेक ए टफ स्टैंड ऑन दिस मैटर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से एक स्टैंड ले रही है और बहुत सारे राज्य जो हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट हैं उनको भी टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड टार्डीनेस, यानी कि चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टार्डीनेस। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे क्लेम्स जो हैं उनको इनकरेक्टली रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब एक और बार इस चीज़ को लेकर, इस कॉम्पनसेशन को लेकर, कोविड कॉम्पनसेशन को लेकर एक स्टैंड डेफिनेटली ले सकती हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को पुल अप किया है, यानी कि राज्यों के ऊपर थोड़ी गुस्सा हुई और कहा है कि आप जो अमाउंट डिस्पर्स करना है उसको फटाफट कीजिए, और रिजेक्शन के क्लेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि कोविड का आंकड़ा छुपाने के लिए, एज वी नो, के कुछ राज्यों ने, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी किया था कि मृत्यु का कारण कोविड नहीं लेकिन हार्ट अटैक बता दिया, या फिर दूसरी ब्रेन स्ट्रोक एक्सेट्रा। तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ था और उसके 30 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति के परिवारजनों को भी आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये एक टफ स्टैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ भी है। अब उनके परिवारजनों की सिचुएशन आप देखिए कि उनको, एक व्यक्ति जो है उनकी नॉर्मल सिचुएशन थी, मीन्स थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, लेकिन कोविड हुआ, कोविड की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब कोविड जो है ऑफिशियली 3-4 दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद, लेट्स से, वो कोविड जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन उस इंसान का बॉडी जो है वो इसकी वजह से हिल डुल गया,
बहुत ज़्यादा बीमार हो गए वो और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोग के पास कोई मीन्स कोविड की वजह से ये सिचुएशन, अगर कोविड नहीं होता तो वो शायद नॉर्मली और थोड़े सालों तक जी सकते, लेकिन कोविड आ गया तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई इनडायरेक्टली, तो ऐसे लोगों को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है, ये 30 डेज़ वाला जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, एक बेंच जिसमें जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो एप्लीकेशन में आप लिख दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन मीन्स उस क्लेम को रिजेक्ट किया है। अगर डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं तो वो लिखिए, अगर कोई दूसरा रीज़न है तो वो लिखिए, ताकि वो फैमिली जो हैं वो अगर डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर ले और फिर से अपना क्लेम जो है वो फाइल करें। और अगर कोई और रीज़न है तो फिर आप लिख कर दीजिए, ताकि फैमिली जो है वो ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म में जा सके, कोर्ट के पास जा सके कि ये रीज़न है और हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि ये हमारा जो क्लेम रिजेक्ट हुआ ये बराबर है या फिर सही है या फिर रॉन्ग है, व्हाटएवर। तो ये भी एक अच्छा स्टैंड लिया है कोर्ट ने। और कई जगहों पर ऐसा है कि लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है लेकिन किसी ने क्लेम जो है वो दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, ऑफिशियल्स को यह कहा है कि आप खुद एक लिस्ट बनाइए और उन परिवारों के पास आप सामने से जाइए। डोंट वेट फॉर देम टू कम टू यू, आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई उपकार करने की बात नहीं है, हम लोगों की मदद करने के बारे में, सोशल वेलफेयर की ये बात है। तो अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसे नहीं देंगे, आप सामने से उनके पास जाइए। तो ये जो स्टैंड लिया है गरीबों को ध्यान में रखते हुए देखें तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टैंड दैट इज़ टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर श्योर। अब ये जो आर्टिकल है, दिस वन इज़ अबाउट IAS कैडर, द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम श्योर हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के जो आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत करवाई। ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट? फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट। फिलहाल हमारे देश में ये 3 ऐसी सर्विसेज हैं जो AIS यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है। अब व्हाट इज AIS या फिर इसका मेन काम क्या है? तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, फिर IFS ऑफिसर्स यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स, तो इनको रिक्रूट और अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एज वी नो कि UPSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं और फिर इनका सिलेक्शन होता है और अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन इनको अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग दी जाती है। इज़न्ट इट? ये एक बहुत ही बेसिक कॉमन नॉलेज की बात है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। अब प्रश्न यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने AIS की शुरुआत क्यों करवाई? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक तो देखिए हमारा देश जो है वो बहुत ही डाइवर्स देश है। एक राज्य में भी आपको अलग अलग भाषाएं, इन द सेंस के भाषा बोलने की जो एक एक्सेंट है वो डिफरेंट हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और देश की तो बात करें तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे तौर तरीके हैं, कितने सारे अलग अलग कल्चर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स और दूसरे भी लोग ऐसा कहते थे कि देखिएगा आप, ये देश जो है वो कभी एक बनकर नहीं रह पाएगा, ये जो इंडिया है ये एक रीजन शायद होगा लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश का यूनिफिकेशन हुआ और इस यूनिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ताकि ये जो ऑफिसर्स हैं ये अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से उनको रिक्रूट किया जाए, अपॉइंट किया जाए और फिर इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर उनको पोस्ट किया जाए, ताकि ये पूरे देश को एक साथ रख सके। ये जो सर्विस हैं IAS, IPS और फिर बाद में फॉरेस्ट सर्विसेज में ऐड हुई, तो ये सर्विसेज के माध्यम से पूरे देश में एक प्रकार का लॉ, एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक सपना था। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई।
10 अक्टूबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा, द यूनियन विल गो, यू विल नॉट हैव ए यूनाइटेड इंडिया इफ यू हैव not a good all India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security. हमारा देश जो है वो बिखर जाएगा, एक देश बनकर नहीं रहेगा अगर हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि आज भी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ द थिंग इज कि ऑल इंडिया सर्विस के रूल्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ चेंजेस करना चाहती हैं और इस चेंजेस को लेकर ही इस आर्टिकल को लिखा गया है. अब ये चेंजेस क्या है, पहले की सिचुएशन क्या थी? पहले ऐसा था कि एक AIS ऑफिसर जो हैं उसको अगर सेंट्रल डेप्यूटेशन, मैं थोड़ा बेसिक में जा रहा हूँ, शायद कुछ नए स्टूडेंट्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन के बारे में ना पता हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है UPSC के द्वारा और फिर राज्य सरकारों में उनको अलग अलग जगहों पर पोस्ट किया जाता है. तो कुछ सालों के बाद ऐसा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं तो उसके लिए उनको IAS ऑफिसर्स चाहिए, IPS ऑफिसर्स चाहिए, तो वो यही ऑफिसर्स को वापस, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल डेप्यूटेशन मिलता है. इसको एक प्रकार से एक प्रमोशन भी माना जाता है. तो अगर किसी ऑफिसर का सेंट्रल डेप्यूटेशन होने वाला है तो ये एक कंसल्टेशन से होता था, ये पहले की बात है. तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वो जो भी ऑफिसर हैं, तो ये तीन पार्टीज मिलकर डिस्कशन करती थी. ऑफिसर अगर राजी नहीं है, अगर ऑफिसर कहता है कि भाई मुझे सेंट्रल डेप्यूटेशन नहीं चाहिए, मैं अपने राज्य में जिस राज्य में काम कर रहा हूँ वहीं पर ही मुझे रहकर काम करना है, तो फिर उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन में, मीन्स उनका फिर ट्रांसफ़र जो है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन में नहीं होता था. तो ये एक प्रकार की कंसल्टेटिव प्रोसेस थी. और ऐसा भी था कि जो ऑफिसर्स तैयार थे सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, तो राज्य सरकारें जो हैं वो एक ऐसा ऑफर लिस्ट बनाती थी और फिर इसी ऑफर लिस्ट में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती थी. और जब भी कोई ऑफिसर जो है वो सिलेक्ट हो जाता था तो राज्य सरकारें जो हैं वो जल्द से जल्द अपनी सरकार में से उनको छोड़ देते थे, इन द सेंस कि उनको रिलीव कर देते थे ताकि वो सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है वो उनका हो पाए. तो टेक्निकल फॉर्मेलिटी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी फटाफट की जाती थी. फिर पॉलिटिक्स और इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो बिगड़ने लगी. 2001 में भी ऐसा हुआ था. मीन्स ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कट शॉर्ट जुलाई 2001 की बात है, जब तमिलनाडु के कुछ IPS ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टेशन सेंट्रल डेप्यूटेशन में डाल दिया. ऐसी चीज़ दिसंबर 2020 में वेस्ट बंगाल के कुछ ऑफिसर्स के साथ हुई थी. मई 2021 में भी ऐसा कुछ हुआ था. तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होने लगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी कई बार रिलीव नहीं करती थी ऐसे ऑफिसर्स को जिनका सेंट्रल डेप्यूटेशन हो गया है. तो एक प्रकार से स्टेट और सेंटर के बीच की जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं वो फंसने लगे. अब एक नया बदलाव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है. उन्होंने 4 बड़े अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं रूल 6 सब सेक्शन 1 ऑफ IAS कैडर रूल्स 1954 में. और इसमें यह है कि जो ऑफिसर हैं, जो कैडर ऑफिसर हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डेप्यूट करना चाहती हैं तो देखिए कॉन्करेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसर्न, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कंसल्टेशन करना है तो वो तो होगा ही, लेकिन इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके साथ वो एग्री नहीं है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स ऐसा पहले भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फाइनली जो से है वो चलता था, लेकिन अब ये जो नया प्रोविज़न आया है तो इसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहेगा. तो इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी परेशान है या फिर विरोध कर रहे हैं इस बात का. द न्यू प्रोविजन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन एवरी ईयर, कि हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ IAS ऑफिसर्स जो हैं उनका लिस्ट आपको तैयार करना ही पड़ेगा. जस्ट इमेजिन कि किसी एक राज्य के कुछ IAS ऑफिसर्स जो हैं वो तैयार नहीं हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है. दूसरी चीज़, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट मोर और लेस कंपल्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑफर IAS ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन इवन व्हेन दिस ऑफिसर्स देमसेल्व्स मे नॉट विश टू गो ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन. फिर
जो रिलीज़ करने की बात है, ऐसे ऑफिसर्स जिनको रिलीज़ करना है तो फटाफट इनको रिलीज़ कर देना है। अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी राह नहीं देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली उनको अपनी अपने 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 लिस्ट में ले लेगी, अपने लिस्ट में ऐड कर देगी। तो जस्ट इमेजिन कि किसी राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसी जो टॉप इम्पोर्टेंट पोजीशन पर कोई व्यक्ति बैठा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर पॉलिटिकल रीज़न की वजह से लेट्स से कि इस पर्टिकुलर सीएम को और उनकी पार्टी को परेशान करना है, तो उनके बेस्ट ऑफिसर्स को अगर लेकर सेंट्रल डिप्यूटेशन में डाल देंगे तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा मीन्स होगा भी अगर ऐसे रूल्स आ जाते हैं तो। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 1994 का ये केस है। इस केस में जो जजेस थे उन्होंने कहा था कि जो राज्य हैं हमारे देश के, जो स्टेट्स हैं, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के डेप्यूटीज नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके उनके नौकर नहीं हैं, उनके सैटेलाइट्स नहीं हैं। हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली पढ़ा जाए तो पता चलता है जितनी पावरफुल या जितनी इंपॉर्टेंट यूनियन गवर्नमेंट है उतनी ही इंडिपेंडेंट और इम्पोर्टेंट राज्य सरकारें हैं। अब आप राज्य सरकारों के ऑफिसर्स को ऐसे अपने आप में हड़प लोगे तो फिर होगा ये कि राज्य सरकारों को धीरे धीरे आईएएस ऑफिसर्स या फिर ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, और फिर खुद के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि गुजरात जीपीएससी देकर पास हुए ऑफिसर्स, आरपीएससी देकर पास हुए एमपीएससी, या फिर तमिलनाडु पीएससी, जो भी उनके जो स्टेट कैडर वाले जो हैं उनको ही फिर हायर पोस्ट पर राज्य सरकारें जो हैं वो बिठाएगी, आईएएस ऑफिसर्स और इनको नहीं बिठाएगी। और फिर इससे पूरी हमारी जो एक सिस्टम है, अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट लाइन, कि क्यों हमने ये सर्विसेज की शुरुआत की, ताकि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले, पूरा देश जो है वो एक साथ रह पाए। ये सारी चीज़ों का जो लक्ष्य पहले था आज भी वही इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकती है। तो एक बहुत ही डेंजरस रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर बात है। लास्ट टॉपिक है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये है स्पीड इज़ इन द पॉइंट। एनवायरमेंटल रेगुलेशन कोई फार्मूला 1 रेस की तरह नहीं है कि कौन सबसे पहले आए, कितना फास्ट आए। अब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का ये प्लान है कि स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं SEIAAs, इनको रेट किया जाएगा, और इस आधार पर कि आपने कितना फटाफट ग्रीन क्लियरेंस दिया है, इसके आधार पर आपको रेटिंग मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को SEIAA को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ऐड कर दिया इस रेटिंग को। नाउ द थिंग इज कि देखिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है ये सोच समझ कर देना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इसकी इम्पैक्ट हम फील करने लगे हैं। ऐसे समय पर बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में, डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप जंगल और ग्रीनरीज को बर्बाद करेंगे, और फिर अगर हम दूसरी जगह पर ऐसा कहते हैं कि पेड़ पौधे उगाकर कहेंगे कि हमने ये जंगल क्रिएट किया, ये अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया। अर्बन फॉरेस्ट और नेचुरल फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट। ग्रीनरी लगेगी लेकिन हम उसको फॉरेस्ट नहीं कह सकते। हाँ, मन मनाने के लिए कह सकते हैं कि इट इज़ ए फॉरेस्ट, बट जो एक्चुअल फॉरेस्ट होता है उसमें जो एक इकोसिस्टम है वो हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि फिर ऐसा ना हो कि किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल ना मिले, सालों तक जो है वो फाइलें जो हैं वो अलग अलग टेबल में चलती रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इतना पुश कर रहे हैं कि SEIIA के मेंबर को टॉप स्कोर देने का जो एक नियम बना या जो क्राइटेरिया वो ये है कि जितने कम जगहों पर आप विज़िट करेंगे और जितने फटाफट आप अप्रूवल देंगे विदाउट असेसमेंट इन द सेंस कि फिजिकली जाकर असेसमेंट, अगर 10% से कम केसेस में आपने फिजिकली जाकर असेसमेंट दिया है तो फिर आपको टॉप स्कोर मिलेगा, और 20% तक आपने विज़िट की है तो फिर आपको 20% से ज़्यादा अगर आपने विज़िट की है, जो टोटल आपके पास 100 फाइलें हैं, 100 लोकेशंस हैं, तो आप 20 से ज़्यादा लोकेशंस में गए और वहाँ पर क्लियरेंस दिया तो समय लगेगा, वक्त लगेगा।
तो फिर आपको स्कोर जो है वो कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अदर वे अराउंड, कि आप आराम से, मीन्स नॉट आराम से, लेकिन आप जाइए, असेसमेंट कीजिए, और जब आपको लगता है कि नहीं अब ये सही है, इस जगह को ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, तब अगर आप दे रहे हैं तो दैट्स ए गुड थिंग, दैट्स ए लॉजिकल थिंग। तो यहाँ पर जो ये डिसीजन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ ना, आई एम श्योर एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इसको लेकर इस पर्टिकुलर चीज़ का विरोध जो है वो डेफिनेटली करेंगे। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, इंडिया और मॉरिशस के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, आई एम श्योर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हमें इसको लेकर कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। कोविड के कवरेज की बात करें तो 160 करोड़ तक हम इतना 160 करोड़ डोजेस जो हैं इसको हमने क्रॉस कर लिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ और इसमें 23 लोग इंजर्ड हुए और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को एक्सटेंड किया गया है। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, आप प्लीज़ इन PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है पद्म विभूषण। आज का एक नया प्रश्न है। अनफॉर्चुनेटली 3 नेवी पर्सनल की मृत्यु हुई और 11 लोग इंजर्ड हुए। एक हमारी जो शिप है उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, तो ये शिप का नाम क्या है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ क्यूरियसली एजुकेशन, और एक और चैनल है क्यूरियसली फॉर एवर। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। एन्जॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।